हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि रस्ट के कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज चल रही दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रस्ट लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है। बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत ब्रॉड तरीके से सब कुछ रिपीट कर करके मैं आप लोगों को रस्ट लैंग्वेज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, आपने जेनरिक एंड ट्रेड्स सुने होंगे। आप कोई भी लाइब्रेरी खोलते होगे, उसमें ये टी दिख जाता होगा आपको, आपको लगता होगा क्या होगा, आपने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ की हैं। तो ये जेनरिक्स होते हैं, उसके बाद आपने ट्रेड्स का नाम सुना होगा, डिफाइंड होते हैं। तो इन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं हमारा जो 10th चैप्टर है। एंड वी कैन से दैट हमारे कॉन्सेप्ट्स का लास्ट चैप्टर है, बिकॉज़ आपको पता है 11वां चैप्टर टेस्ट्स हैं एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनवाए हुए हैं। तो ये लास्ट चैप्टर है एंड बहुत ही एडवांस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि आपका आगे कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसमें देखिए 3 टॉपिक कवर कराए हुए हैं, जेनेरिक, ट्रेड्स एंड लाइफ टाइम। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊँ पहले कि जेनेरिक्स क्या होता है, ठीक है? अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें, तो दोस्तों जेनेरिक्स के बारे में यहाँ बताया है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टूल होता है, जो आपके कोड को जनरलाइज़ करने के लिए, ठीक है? आपका कोड बहुत ज़्यादा डुप्लिकेट ना हो, मतलब सेम लॉजिक्स आपको बार-बार ना लिखना पड़े, उसमें हेल्प करता है। ऐसा ही टूल जो रस्ट में है, वो जेनेरिक है। मतलब जो कोड आपको बार-बार डुप्लिकेट करना पड़ता और वी कैन से उसको आसान लैंग्वेज में समझे कि आपने एक प्रोग्राम पूरा लिखा है पेज में, तो उसमें ऐसे कुछ लॉजिक्स हैं, ऐसा कुछ कोड है जो बार-बार रिपीट हो रहा है, उसको डुप्लिकेट बोलते हैं। तो उनको जनरलाइज़ बनाने के लिए, वो डुप्लीकेसी को रोकने के लिए, डुप्लीकेसी ना करनी पड़े, हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है जेनेरिक्स। तो वो कैसे हेल्प करता है? चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जो कि यहीं से लिया है, आप जाके बुक में तो आगे इन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। रिमूविंग डुप्लीकेशन बाय एक्सट्रैक्टिंग अ फंक्शन कैसे कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे जाएँगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आप अगर कोई फंक्शन नहीं बनाते हो, आप सिंपल सा अपना सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर लिख देते हो। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला था ना, ये बाउंड्री है, ये कोड ब्लॉक की बाउंड्री है। आपका एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर आप ना कोई नया फंक्शन डिफाइन करते हो और वो बाहर भी लिख सकते हो, तो वो उसको रन करता है एंड ऑल। बट अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, आप क्या करोगे, सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर लिखते चले जाओगे, तो वही चीज़ हमने किया स्टार्टिंग में। अगर वो जेनेरिक बनाने का तरीका क्या है? कैसे हम मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इतने दिनों से हम लोग जब कोड कर रहे थे, तो जेनेरिक्स अपने कोड में डालते आए हैं धीरे-धीरे। ठीक है? तो पूरा बिगिनिंग से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सिंपल सा इन्होंने एक बनाया है वेक्टर, ठीक है? वेक्टर बनाया हुआ है जिसमें i32 टाइप की वैल्यूज़ होंगी, सिंपल सी। अगर मैं अपना रैशनलाइज़र ऑन करूँ, तो अभी आप लोगों को दिखा देगा कि ये वेक्टर जो है, इसमें जो लिस्ट है, ये वैल्यूज़ किस टाइप की हैं, ठीक है? अभी रैशनलाइज़र आपको दिखाएगा। चलिए तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो हम लोगों को करना क्या था इसमें, बेसिकली मैंने एक फंक्शनैलिटी लिखी है, जो क्या करेगा, ये लूप चलेगा इसके ऊपर और मुझे बना उठा के दे देगा कि सबसे, ये एक तरीके से वेक्टर है, इसको अरे भी समझो आप, इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन-सा है? ठीक है? अब आप देखिए ट्रेड चालू हुआ था, इसने वेक्टर कौन से टाइप का बनाया? i32 टाइप का बनाया, ठीक है? अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया जिसका जो म्यूटेबल है, जिसका नाम रखा है लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट नंबर को स्टोर करेगा। मैंने उसको रेफरेंस टाइप का बनाया था। मैंने क्या बनाया था? मैंने उसमें जो वैल्यू डाली वो कौन-सी डाली? नंबर लिस्ट वेक्टर में से उसका पहला 0th इंडेक्स की वैल्यू को पुट किया है। तो वो कौन-सी है? 32 टाइप की है। बट मैंने यहाँ पे रेफरेंस लगा दिया है, तो इसने यहाँ पे रेफरेंस टाइप इसको बना दिया है। बिकॉज़ हमको यहाँ पे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली में ये जो वैल्यू होगी, ठीक है? उसको हमें उसके में से ये बताना है कि बड़ी कौन-सी निकाल के दिखाना है, तो हमें उसे कॉपी करने की कोई ज़रूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है? क्योंकि हम उसकी वैल्यू को एक्चुअली में चेंज नहीं कर रहे हैं। हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा, इसीलिए इसको म्यूटेबल बनाया हुआ है। अब देखिए हमने फॉर लूप लगा दिया है इसके ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर, तो मैंने लिखा फॉर और अ ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इन और ये जो वेक्टर है, उसका नाम लिख दिया। अभी मैं अगर इसके रस्ट एनालाइज़र को क्लोज़ कर दूँ, तो ज़्यादा क्लीन दिखेगा। तो मैंने ये जो वेक्टर था, इसका रेफरेंस ले लिया, बिकॉज़ हमें यहाँ पर भी क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर आपको पता है हीप डाटा टाइप होता है, ज़्यादा स्टोरेज होता है। तो रेफरेंस से हम लोग काम चलाएँगे, क्योंकि हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमें बस वैल्यू को कंपेयर करना है। और कंपेयर किसमें कर सकते हो? आप कंपेयर कर सकते हो वेक्टर्स की वैल्यूज़ को, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे रखा फॉर नंबर, नंबर क्या करेगा? हर एक वैल्यू को 0 से शुरू करेगा, 1 तक जाएगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर को। लाइक पहली वैल्यू को जब जाएगा, पहला लूप चलेगा तो यहाँ, तो नंबर 34 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दूसरे लूप केस में नंबर 50 को रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो यहीं पे देखिए फिर हम अंदर क्या चेक कर रहे हैं कि जो नंबर है वो लार्जेस्ट से बड़ा है क्या? तो जब हमने पहला 0th वाला ये डाला हुआ है, ये 34 है, लार्जेस्ट क्या है? 34 है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये जो नंबर आया, तो 0 पे तो 34 ही आएगा, तो उससे बड़ा नहीं होगा, तो लार्जेस्ट क्या होगा हमारा? वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इफ में अगर वो नंबर लार्जेस्ट से बड़ा निकलता है, जैसे सेकंड केस में नंबर क्या हुआ?
हमारा आया वो 50 हो गया और लार्जेस्ट क्या था 34 था। तो अब हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब लार्जेस्ट की वैल्यू को हम क्या कर देंगे 50 कर देंगे। जब हम उसको इनिशिएट कर रहे थे उसकी वैल्यू को, तो हमने रेफर कर दिया था कि वो ऐसी वैल्यू टाइप होगा जो कि 34 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हमने उसकी वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दिया है, लार्जेस्ट के बराबर 50 को अब ये रेफर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों? ऐसे ही ये जाएगा, अगली 25 है तो क्या इसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो बड़ी नहीं है। नंबर क्या है 25 है और लार्जेस्ट हमारा 50 है। आगे 100 पे जाएगा और नंबर लार्जेस्ट को 100 कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट करके क्या निकाल देना चाहिए, इसको 100 निकाल देना चाहिए। तो चलिए हम लोग कार्गो रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? कार्गो रन करता हूँ मैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे द लार्जेस्ट नंबर इज़ 100 आ गया। ठीक है? इसने प्रिंट कर दिया लार्जेस्ट नंबर इज़ 100। अभी मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके कुछ लिखूँ 200। अब इसको रन करते हैं, हम देखते हैं हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं द लार्जेस्ट नंबर इज़ 200। तो आप यहाँ पे चेंज करके ये हमारा जो लॉजिक है, तो ये हमारा फॉर लूप चला रहे हैं दोस्तों, वो क्या कर रहा है हमको ये लार्जेस्ट नंबर निकाल के दे रहा है। ठीक है? अभी दोस्तों यही कोड, ठीक है? अब ये कोड तो हमने लिख दिया, ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कल को मेरे को एक और लिस्ट है, मेरे पास ये नंबर लिस्ट एक थी, मैं दूसरी लिस्ट लाता हूँ और कहता हूँ मेरे को इसका ना लार्जेस्ट नंबर निकाल के दो, तो वो कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है, ये कोड तो जनरल है नहीं कि मैं यहाँ पे नंबर लिस्ट, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये नंबर लिस्ट जो मैंने रखा है वेरिएबल, मैं यहाँ पे मान लो दूसरी बनाता हूँ, ठीक है? इसी को कॉपी कर लेते हैं, मान लो उसका नाम बदल देते हैं, चेंजेस कर देंगे। मैं यहाँ पे बनाता हूँ नंबर लिस्ट 2 कर देता हूँ और लिस्ट में मैं कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ। ये देखो, ठीक है, इसको 20 कर दो। तो अब इस लिस्ट का मेरे को लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे इस कोड को, ठीक है, इसको पूरा डुप्लिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा। या फिर आप समझो इसको पूरा कॉपी करके मैं जाके आगे यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे सबको चेंज करना पड़ेगा मेरे को नंबर लिस्ट, क्योंकि ये मैंने जेनेरिक नहीं बनाया। 2 कर देना है और यहाँ पर भी नंबर लिस्ट 2 कर देना है। और अब देखते हैं ये जो लार्जेस्ट है, अब देखते हैं ये प्रिंट करता है। कार्गो रन करेंगे। आप देख सकते हैं अब इसने लार्जेस्ट नंबर पहले इसने 200 किया है इसके लिए और इसके लिए इसने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमें पूरा डुप्लीकेट करना पड़ा। अगर मैं इसको थोड़ा-सा पास लाने की कोशिश करूँ कि आप रीड कर पाओ सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या किया है, पूरा डुप्लीकेट करना पड़ा हमें कोड। अब आपको एक मेथड पता है इसको जेनेरिक कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जनरलाइज़ेशन एक कोड को इतना जेनेरिक बना सकूँ कि उसको हर टाइप के लिए यूज़ कर पाओ, ठीक है? अगर वो लॉजिक कहीं पर भी फिट बैठ सकता है तो आप उसे यूज़ कर पाओ। तो उस कोड को इतना जेनेरिक बना सको कि उसको डुप्लीकेट करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें देखो इसको चेंज करना पड़ा ना, ये जेनेरिक नहीं था, तो मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े। बट मुझे ऐसा जेनेरिक बनाना है कि इसमें मुझे कुछ चेंजेस ही ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये कोड उठा के एक फंक्शन में डाल देंगे। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि फंक्शन का यूज़ क्या किया गया। कि हम इसको रिपीट कर सकें। दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक फ़ंक्शन बनाएँगे। तो फ्रेंड्स मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे जिसका नाम रख दिया है लार्जेस्ट और मैंने इसको मेन के बाहर डाला है, कि मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकूँ। कि मैं मेन के अंदर भी यूज़ कर सकता था, बना सकता था बट मेन फ़ंक्शन के बाहर डालने से कोड काफ़ी क्लीन दिखता है और ये हो जाता है कि पैरेंट फ़ाइल में पड़ गया कि इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किया जा सकता है फिर। क्योंकि मेन की बाउंड्री के अंदर क्लोज़ हो जाता है तो उसी बाउंड्री में यूज़ होता। अभी ये बाउंड्री में बाहर है तो कौन-सी इस पूरी फ़ाइल के अंदर कहीं यूज़ हो सकता है। अब ये फ़ंक्शन करता क्या है, मैंने यहाँ पे इनपुट माँग लिया उससे। हम कर क्या रहे थे एक्चुअली में? हम बार-बार चेंज कर रहे थे अपनी नंबर लिस्ट को। ये नंबर लिस्ट अभी कुछ और है, कल को मैं कोई और नंबर लिस्ट बनाता और मैं कहता इसमें लार्जेस्ट बताओ। तो हमें इनपुट में क्या चाहिए? नई नंबर लिस्ट चाहिए ना। तो मैंने वो लिस्ट को रेफरेंस क्रिएट कर लिया है। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे एक डाटा टाइप डाला है। मेरा जो इनपुट होगा उस किस डाटा टाइप का होगा? तो वो एक वेक्टर का स्लाइस है। ठीक है? ठीक है, ये स्लाइस को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने इस पे अच्छे से बात की है दोस्तों। तो जो भी नंबर लिस्ट आएगी वो एक तरीके से उसको स्लाइस भी बना सकते हैं ना, अगर मेरे को इसकी कंप्लीट स्लाइस बनानी है। मैं मैं इसमें से स्लाइस टाइप बना सकता हूँ, मतलब 50 और 25 मैं 2 ही चीज़ें उठा सकता हूँ और दूसरा मैंने बताया था कि एक स्लाइस ऐसी हो कि मैं कंप्लीट पूरा उसमें डाल सकूँ। स्लाइस में तो सारा पूरा वेक्टर भी डाल सकते हैं ना। तो हमें रेफरेंस चाहिए था तो हमने स्लाइस टाइप का रेफरेंस बना लिया कि हमारी में स्टोरेज ज़्यादा यूज़ ना हो। और रिटर्न में भी ये क्या i32 हमें लार्जेस्ट नंबर निकाल के रिटर्न दे कर देगा, ठीक है। और वो चीज़ हम रिटर्न लेके यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। अब देखो ये अंदर कर क्या रहा है, लेट म्यूट लार्जेस्ट जैसे पहले हमने किया था उस लिस्ट में से, ये जो लिस्ट है उसमें से मैं 0th नंबर पे को रिप्रेजेंट करेगा पहले, फिर वो क्या करेगा, मैंने फॉर आइटम इन लिस्ट, तो ये जो लिस्ट हमको मिली है
उसमें एक-एक आइटम को हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएँगे उसपे और चेक करेंगे वो लार्जेस्ट के इक्वल है। हाँ, अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो उसको लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे और लार्जेस्ट को हम रिटर्न कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। एंड देखिए, जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो मैंने रिज़ल्ट उस वेरिएबल में सेव कराया और उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है? तो पहली हमारी लिस्ट ये थी दोस्तों, हमने यहाँ पे भेज दी। ठीक है? अब दोबारा जब लिस्ट आई, ये थी हमारी, हमने यहाँ पे भेज दी और इसको प्रिंट करा लिया। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे इस लॉजिक को दोबारा नहीं लिखने दिया। ये हमारे कोड को क्या बना दिया, जेनेरिक बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे जनरलाइज़ेशन, ये आपको इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि जनरलाइज़ेशन होता क्या है, आप फिर से एक बार समझ सको। एक बार माइंड में क्लिक कर गया, फिर आपको जेनेरिक समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों ये जनरलाइज़ेशन अभी तक हम लोग कर रहे थे। फंक्शन बनाने का रीज़न यही था, नहीं तो हम सारी चीज़ें मेन फंक्शन के अंदर लिखते चले जाते उसी को रिपीट करते हुए। फंक्शंस को हमने अलग क्यों बनाया? क्योंकि हमने एक कोड ब्लॉक बनाया जो हमें रिपीट करना है। अब ये कोड ब्लॉक को बनाने के लिए हम लोग इस बाउंड्री में क्लोज़ कर देते हैं, ऐसी बाउंड्री में वो कोड ब्लॉक बन जाता है। और फंक्शन कीवर्ड एफएन कीवर्ड के माध्यम से मैं उसको एक नाम दे सकता हूँ, जिसको मैं बार-बार कॉल कर सकूँ। अगर किसी को बुलाना है तो उसके नाम से ही बुलाएँगे ना। और उसी कीवर्ड को फंक्शन बोल देते हैं और उसका इतना ही काम है कि रिपीटेड कोड को हम एक नाम दे दें और उसको एक कोड ब्लॉक में डाल के बार-बार कॉल कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो ये हो गई हमारी फंक्शनैलिटी, आपको फंक्शन क्लियर में आ गया होगा, जनरलाइज़ेशन कैसे चल रहा है। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि मान लो ये तो हमने जेनेरिक बनाया, अब हमारी एक लिस्ट होती, जैसे यहाँ पे बताया, चलिए बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इन लोगों ने। मैं आप लोगों को वहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों? उससे पहले इन्होंने एक डॉक दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि डुप्लीकेशन से बचने के लिए हम लोग करते क्या हैं। पहला, हमें क्या करना है, हमें अपने कोड में डुप्लीकेशन को जितना कम हो सके कम करना है, ठीक है? और उसके लिए हमें करना क्या होगा, पहला स्टेप होगा हमें जाके कोड देखना होगा, उसमें आइडेंटिफ़ाई करना होगा, कौन-सा कोड बार-बार रिपीट हो रहा है। उसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें एक्सट्रैक्ट द डुप्लीकेट कोड इनटू द बॉडी ऑफ फंक्शन एंड स्पेसिफाई इनपुट एंड रिटर्न द वैल्यू टू द कोड इन द फंक्शन सिग्नेचर। तो उसने क्या कहा कि उस वैल्यू को उठाओ, किसी एक कोड ब्लॉक में डालो, उस फंक्शन की उस चीज़ की बॉडी को एक कोड ब्लॉक में डालो और उसको एक फंक्शन बना दो, जिसमें इनपुट्स को अपने हिसाब से और उसके रिटर्न वैल्यू को निकाल के दे दो। अपडेट द टू इंस्टेंस ऑफ डुप्लीकेट कोड टू कॉल द फंक्शन इंस्टेड। तो अब क्या करना है कि यही चीज़ तो हम कर रहे थे, हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसको एक कोड ब्लॉक में डाल रहे हैं, उसको फिर कॉल करा दे रहे हैं। अब दोस्तों ये था कि हमारा यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें जेनेरिक की ज़रूरत क्या पड़ी। अब आगे चलेंगे, ये तो हमारा हो गया रीज़न कि हम नॉर्मल जनरलाइज़ेशन अभी तक कैसे यूज़ कर रहे थे। ठीक है दोस्तों? अब जब हम जेनेरिक डेटा टाइप ओपन करते हैं, अब यहाँ पे एक और दिक्कत बताता है कि भाई ये तो हम फंक्शन के माध्यम से जनरलाइज़ेशन कर पा रहे थे। जेनेरिक डाटा टाइप की क्या ज़रूरत पड़ी और वो हमें कैसे मदद करता है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों वो मैं समझाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को और एक कोड में एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये लार्जेस्ट नंबर हमारा ये फंक्शन यूज़ कर रहे थे और एक नंबर लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर। अभी दोस्तों मेरे पास एक कैरेक्टर की लिस्ट है, वैसा ही वेक्टर है, बस उसमें क्या है, अब डाटा टाइप जो है वो नंबर्स ना होके, क्योंकि आई32 थे, अब यहाँ पे कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप आ गया। ठीक है, हमने कोई कैरेक्टर्स डाल दिए। अब हम कैरेक्टर्स को भी कंपेयर करके लार्जेस्ट कैरेक्टर निकाल सकते हैं, जैसे एबीसीडी, एफ, जीएच, वाई, जेड। अब हमें निकालना है कि सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन-सा है, तो वो भी तो हम ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं वो करने जाऊँगा, मैंने एक कैरेक्टर लिस्ट निकाली, ठीक है, अब मैं लॉजिक सोचूँ कि मैं इसमें से सबसे बड़ा कैसे निकालूँ? तो क्या करना होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, हमको इनपुट में लाना होगा उसको और एक हमको वेरिएबल बनाना होगा लार्जेस्ट कैरेक्टर का, जैसे यहाँ लार्जेस्ट है, और उसमें मेरे को 0th इंडेक्स की ये वाली y को पहले फीड कराना होगा। फिर मेरे को ये इसमें जाना होगा, उसपे पूरे सारे जितनी भी वो वेक्टर है, उसपे एक-एक पे लूप चलाना होगा। पहली वैल्यू को आके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो बड़ा है, ठीक है? हम उसको कंपेयर, आपको पता है हम कैरेक्टर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो वो क्या बड़ा है लार्जेस्ट कैरेक्टर से? तो आप देखेंगे तो अगर हम ये फंक्शन बनाएँ या फिर ये लॉजिक इसके लिए लिखें, तो सिमिलर लॉजिक यूज़ होगा। ठीक है? मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है, चलिए इसको कॉपी करते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने दूसरा फंक्शन बनाया है जो कैरेक्टर की क्या करता है, कैरेक्टर लार्जेस्ट कैरेक्टर निकाल के देता है। आप अगर देखें, तो ये दोनों फंक्शंस में जो कोड है, काफ़ी कुछ डुप्लीकेट ये लार्ज आप देख रहे हैं यहाँ पे म्यूट लार्जेस्ट बना रहा है, देन ये आइटम्स को जा जैसे यहाँ पे इटरेट कर रहा था, उसके बाद लार्जेस्ट कैरेक्टर निकाल के दे रहा है। तो अगर मैं इस कोड को कॉपी करके अपने पे चलता हूँ और मैं फिर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे लार्जेस्ट नंबर और लार्जेस्ट कैरेक्टर निकालने का कोड बहुत हद तक एकदम सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। अब इसमें चेंजेस क्या है दोस्तों? आप देखेंगे चेंजेस ये है कि जब मैंने इनपुट डाटा टाइप दिया तो मेरे को इनपुट डाटा टाइप में बताना पड़ रहा है कि भाई जो वो लिस्ट आ रही है, वो हमारी जो स्लाइस है, वो वेक्टर की स्लाइस है जो कि आई32 टाइप का वेक्टर है। और इसमें मेरे को बताना पड़ रहा है कि ये कैरेक्टर टाइप का है, क्योंकि आई32 में अगर मैं भेजने की कोशिश करता उसको और मैं ये मेथड कॉल करके करने की कोशिश करता, तो वो कहता है कि भाई नहीं, आपको इनपुट जो है कैरेक्टर टाइप देना है। तो ये यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही थी।
आप देखिए अगर आप एक ही फ़ंक्शन का यूज़ करके कैरेक्टर्स में भी जब आपको पता है लॉजिक एक ही चलना है, तो यही फ़ंक्शन यूज़ करके आप कैरेक्टर में भी लार्जेस्ट कैरेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे दिक्कत ये देता है कि भाई यहाँ पे हमको बताना पड़ा कि जो हमारा डाटा टाइप है, जो इनपुट होगा वो इस डाटा टाइप का होगा, ये हमारे मेथड से, हमारे फ़ंक्शन में ये ना प्रॉब्लम है, हमें बताना ही पड़ता है। तो वहाँ पे मैं कैरेक्टर कैसे भेज सकता था? और रिटर्न में मेरे को कैरेक्टर चाहिए था, रिटर्न में ये क्या भेज रहा है i32 टाइप की वैल्यू, मुझे रिटर्न का भी टाइप बताना पड़ा। तो यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम। भाई सब कुछ सेम था, बट डुप्लीकेसी हम रोक नहीं सकते क्योंकि जो फंक्शन है, अब फंक्शन तो हमें यूज़ ही करना है, बट वो फंक्शन में हमें जब ना फंक्शन सिग्नेचर फंक्शन सिग्नेचर बोलते हैं दोस्तों, जब आप कोई फंक्शन लिखते हो तो उसमें जो पैरामीटर्स फंक्शन का नाम एफएन के आगे, उसके बाद जो ये चीज़ें लिखते हो ना, पैरामीटर्स क्या जाएँगे, उसके बाद जो ये रिटर्न क्या आएगा, इतनी वैल्यूज़ को हम फंक्शन सिग्नेचर बोलते हैं, जो इस फंक्शन को कॉल करने में हेल्पफुल होती है। तो इन दोनों का फंक्शन सिग्नेचर डिफरेंट है दोस्तों। अब वो फंक्शन सिग्नेचर डिफरेंट है, तो हमें अलग फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई। भाई डाटा टाइप तो हमें डालना है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा और हमें अलग-अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई अब जब जिसने लैंग्वेज लिखी उसने कहा भाई ये प्रॉब्लम भी तो सॉल्व की जा सकती है, तो उसने उसके लिए सेट ऑफ रूल्स लिखे। ठीक है? कि आप जेनेरिक डाटा टाइप कैसे लिख सकते हो? सेट ऑफ रूल क्या होगा कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट में मेरे को ये ना बोलना पड़े कि ये किस टाइप का इनपुट होगा भाई। वो जब मैं कोड में इनपुट दूँ, तो कोड उसके हिसाब से अपडेट कर ले। कि यहाँ पे मैं i32 या कैरेक्टर की जगह पे कुछ ऐसा लिख दूँ, जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है? जब मैं इनपुट दूँगा वो उसके हिसाब से समझ ले। वहाँ पे आता है जेनेरिक्स दोस्तों। अब वो कैसे होता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है? कार को रन करते हैं और आप देख सकते हैं लार्जेस्ट कैरेक्टर इसने y निकाल दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने कॉल कराया था, हमारा लार्जेस्ट कैरेक्टर क्या था? y था। अब आप यहाँ पे कोई और कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करो, y की जगह के अगर आप यहाँ पे b कर दो, अब चलाते हैं अगर इसको तो लार्जेस्ट कैरेक्टर हमारा क्यू आ गया है। ओके? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बट अभी हमें ये कोड जो है 2 रिपीट करता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमें इसे 1 में करना है एंड जेनेरिक्स उसे कैसे करेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जहाँ पर कैरेक्टर है आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है। लिस्ट भी सेम है, एंड भी सेम है। बट यहाँ कैरेक्टर लिखा है, यहाँ i32 लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ सिंपल सा इसको ऐसे ही कर देता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है? और आपको पता है बस केवल फंक्शन सिग्नेचर में चेंज करना है। यहाँ पे जेनेरिक टाइप कुछ नहीं, मैं लिख देता हूँ टी, ठीक है? और यहाँ पर भी टी, ठीक है? ये हमारा टाइप है जेनेरिक, जैसा टाइप बंदा डालेगा, वैसा हम यहाँ पे कर देंगे। अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, पहली बात तो इसको लार्जेस्ट कैरेक्टर की जगह पे लार्जेस्ट ही लिख लेते हैं, कि एक ही फंक्शन कॉल होगा हमारा, ठीक है? और अब चलाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रन करेगा? मैंने एक जनरल सा टाइप लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, स्पेस खा रहा है हमारा। और एक जनरल सा टाइप लिख दिया और देखते हैं कि ये वैसे तो नहीं चलेगा, इतना ईज़ी क्या है, मैंने टी लिख दिया, पर एरर क्या देता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड टी इन द स्कोप, कह रहा है इसको टी नहीं मिल रहा है इन द स्कोप। कह रहा है ये टी है क्या भाई? जो आपने लिख दिया है कौन-सा टाइप है? मान लो मैंने टी टाइप का एक टाइप बना दिया, आगे आप जब इस एडवांस में जाएँगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि आप किसी भी नाम का टाइप बना सकते हो। जैसे स्ट्रक का यूज़ करके आपने स्ट्रक टी नाम का टाइप बना दिया होता, टी नाम का स्ट्रक बना दिया होता, तो कह रहा है कि टी नाम का टाइप तो हो सकता है, मान लो आपने टी नाम का स्ट्रक बना दिया होता, पर वो कह रहा है यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, कैन नॉट फाइंड टी इन द स्कोप, आप उसको डिफाइन तो करो। बट इसने कहा कि वो तो आप स्ट्रक्ट बना सकते हो, दूसरा एक तरीका है आप जेनेरिक बनाने का। टाइप पैरामीटर आप यहाँ पे जेनेरिक यहाँ पे अगर आप डाल देते हो टी को तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मैं धीरे-धीरे जेनेरिक पे आ रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो यहाँ पे जेनेरिक्स का दोस्तों ये वो है कि आपको कोई जेनेरिक टाइप यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब देखिए क्या ये समझ पाता है इसको? रन करते हैं कोड। अब यहाँ पे एक एरर आई है कंपैरिज़न की, ठीक है? कि भाई ये जो टाइप है हमने यहाँ पे टी टाइप के साथ कर दिया ना सारी चीज़ें। तो वो अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा, पहले हम लोग इसके पे बात कर लेते हैं कि जेनेरिक, हाँ, तो पहले वहाँ पे जाता हूँ, एरर पे बात करेंगे, वो दूसरी चीज़ है, दूसरी प्रॉब्लम है, जेनेरिक की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये जेनेरिक कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों जेनेरिक टाइप हमने बता दिया, हमने एक टी टाइप बना दिया जेनेरिक, जो रिप्रेजेंट करेगा कोई भी टाइप। वो टाइप तब लेगा जब रन टाइम में आप कुछ भी इनपुट दोगे। जब आप रन टाइम में इनपुट दोगे उस हिसाब से वो अपने टाइप को ढाल देगा, ठीक है? जेनेरिक यही काम करता है। उसने आपके कोड को जनरलाइज़ेशन में हेल्प किया है, उसने जेनेरिक टाइप बनाने में आपको हेल्प किया है। आपके कोड को जेनेरिक बनाने में आप अपने कोड को जेनेरिक बना पा रहे थे यूजिंग द फंक्शन। आप किसी भी कोड ब्लॉक को जिसको रिपीट करना है फंक्शन में डाल पा रहे थे। बट क्योंकि फंक्शन सिग्नेचर सबका अलग हो जाता, वहाँ पे हमको इनपुट में पैरामीटर चाहिए होते हैं, आउटपुट के लिए पैरामीटर चाहिए होते हैं, रिटर्न के लिए उसका एक टाइप होता है। तो अब कोड को जेनेरिक बनाने में एक चीज़ रोक रही थी, वो कोड टाइप की, कि किस टाइप का इनपुट है और रिटर्न है। उसको हम लोगों ने जनरलाइज़ कर लिया, उसको लिखने का यही तरीका है सिंपल सा, कि जो इनपुट टाइप हमें डालने पड़ रहे थे, उसमें हमने टी लिख दिया।
टी रिप्रेजेंट कर देता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, टी लिखना ज़रूरी नहीं दोस्तों, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो, यूके। बट ये एक स्टैंडर्ड है जो पहले हम टी ही लिखते हैं और उसको कैपिटल में ही लिखते हैं, तो वो फॉलो करना बेटर होता है। अब दोस्तों वहाँ-वहाँ तो हमने लिख दिया और साथ में हमें यहाँ बताना पड़ता है, ये इसका जो हम लोगों ना इस ब्रैकेट में हम जब टी लिख देते हैं तब बताना पड़ता है ये जेनेरिक टाइप है, नहीं तो वो कहता क्या है ये? अब ये समझ जाएगा हमारा कोड ये जेनेरिक टाइप है। अब दोस्तों ये रन क्यों नहीं कर पा रहा था? अब ये जेनेरिक टाइप है सॉरी अब जब जेनेरिक टाइप है जब भी इनपुट आएगा जिस तरीके का, वो वहाँ पे इसको डाल देगा और ये लार्जेस्ट उस टाइप का ये उठा भी लेगा वहीं से क्योंकि ये लिस्ट के टाइप से ही उठा रहा है, तो हमारा वेरिएबल भी उसी टाइप का उठा लेगा। तो एक्चुअली अब ये हमारे किसी भी टाइप की लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि इनपुट में हमने ये लिस्ट बना रखा है तो लिस्ट आएगी बट किसी भी टाइप की लिस्ट को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। प्रॉब्लम आई कि भाई अब इसको रन करके तो दिखाओ ये रन क्यों नहीं कर रहा था? तो आप जब इसको देखोगे तो ये बोल रहा है क्या कह रहा है दोस्तों, कि जेनेरिक टाइप को तो ये समझ गया, बट ये कह रहा है ये जो ऑपरेशन है ये टी पे कैसे लगाऊँ? ठीक है? तो हर लैंग्वेज में ये जो आप कंपेयर कर रहे हो भाई कि ग्रेटर देन है कि नहीं, आइटम इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, ये कह रहा है किसी नंबर पे ही कर सकते हैं। किसी लैंग्वेज का एक रूल होता है कि किसको आप कंपेयर कर सकते हो। आप किसी नंबर को कर सकते हो, आप किसी कैरेक्टर को कर सकते हो। बट यहाँ टी टाइप है, ये तो कुछ भी टाइप आ सकता है। कल को कोई स्ट्रक आ गया, ठीक है? आपने कोई स्ट्रक डाल दिया इसमें तो उसको वो कंपेयर कर पाएगी हमारी लैंग्वेज की नहीं? कि वो जो टाइप था हर टाइप के लिए जो कैरेक्टर है, हर टाइप के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि वो कैसे डील करेगा उस टाइप के साथ। और वो सारी टाइप के लिए नहीं लिखा हुआ है। जो कंपेयर कर सकती है उनके लिए ही लिखा हुआ है। कल को किसी बंदे ने नया स्ट्रक्ट बना दिया और उसको फीड करा दिया, उसको लिस्ट में डाल के यहाँ पे फीड करा दिया, है ना? कल को मैं ऐसी लिस्ट भी बना सकता हूँ दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिसमें मैं वेक्टर के अंदर यहाँ पे सारे स्ट्रक्ट्स या टपल्स डाल दिया हूँ, ठीक है? या फिर एनम्स डाला हूँ, क्या उनको वो कंपेयर कर पाएगा? कुछ कस्टम टाइप हमने डाली है, क्या उसको कंपेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा ही नहीं है कि उनको कंपेयर कैसे करना है। हर चीज़ थोड़ी ना आप ग्रेटर देन इक्वल टू में कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कंपेयर कर सकते। तो ये उसके लिए क्या करेगा? अब ये तो जेनेरिक टाइप आपने डाल दिया, कल को रन टाइम में आपने इनपुट में कुछ भी डाल दिया, तब तो वो फट जाएगा ना, तब तो वो एरर दे देगा ना, रन टाइम एरर आएगी कंपाइल करते समय में। तो हम मैंने बोला था ना कि हमारा कंपाइलर बहुत पावरफुल है, हमें रन टाइम एरर से रोकता है। वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि भाई आप बताओ कि ये जो ऑपरेटर है, ये इस टाइप में कैसे इसको हैंडल हो, ठीक है? ये कौन से टाइप के साथ कर सकता है, कौन से टाइप के साथ नहीं और जो एरर आएगी उसको हैंडल तो करो, एरर को तो हैंडल करो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया दोस्तों। इन्होंने बोला है कि आप ये जो टाइप है, यहाँ पे बता दो कि कौन से टाइप के लिए ये हो रहा है। अब मैं बता दूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हेल्प करके, ठीक है? ये कि स्टैंडर्ड कंपेयर पार्शियल ऑपरेशन जो टाइप फॉलो करते होंगे, वही टाइप केवल यहाँ पे इनपुट देंगे, नहीं तो वो एरर आ जाएगा। अब अगर तो इन्होंने कहा ये लगा दो, ठीक है? ये थोड़ा-सा एडवांस है, बट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये ट्रेड बाउंड इसको कर देता हूँ, इसको ट्रेड बाउंड बोलते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों क्या किया है कि ये सारे टाइप्स को अब नहीं लेगा इनपुट में। मैंने कहा जब इनपुट में कोई बंदा टाइप देगा तो ये पहले चेक करेगा कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हमारी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके कंपेयर उसके अंदर जो कंपेयर फाइल है या फिर लाइब्रेरी है उसके अंदर पार्शियल ऑपरेशन मतलब ये फॉलो करता है वो टाइप की नहीं। कैरेक्टर करता है हमारा, नंबर करता है, कुछ हमने ऐसा डाला जो नहीं करता है, तो ये क्या करेगा उसको वहाँ पे एरर को हैंडल कर लेगा, आपको एरर दे देगा रन टाइम में कि भाई आपने जो इनपुट डाला है वो इसको फॉलो नहीं करता, तो एरर हैंडल कर लेगा ईज़िली। अब हम देखें इसको रन करके तो देखें क्या ये रन कर रहा है? तो आप देखेंगे अब ईज़िली हमारा ये लार्जेस्ट कैरेक्टर निकाल दे रहा है। देख रहे हैं कि अब हमने केवल एक ही फंक्शन यूज़ किया है लार्जेस्ट अब वो चाहे आप कैरेक्टर दो, चाहे जो दो, वो उसको कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे हम जनरलाइज़ कोड लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये ट्रेड बाउंड बोलते हैं मतलब किसी टाइप के ऊपर आप एक बाउंडेशन लगा दो कि वो कौन-सा टाइप इनपुट में आ सकता है। मैंने कहा ये कोई भी टाइप इनपुट में ले ले, पर हमें ये भी तो मेक श्योर करना है कि एरर ना आए। तो वो टाइप जो कंपेयर हो सकते हैं। जैसे कैरेक्टर और ये वाले टाइप ये ले रहा है, अभी तो कैरेक्टर भी ले पा रहा है, नंबर भी ले पा रहा है, तो कुछ तो जेनेरिक हुआ ना। बट आप कुछ भी ऐसा डाल दो उल्टा-सीधा जिसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक बाउंडेशन लगानी पड़ी। इसको ट्रेड बाउंड बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, अब कि आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लो। ठीक है दोस्तों? तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो हमें इन्होंने बताया कि ये जो जेनेरिक टाइप होगा मतलब किसी टाइप को हम जेनेरिक बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रन टाइम हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इसने बताया कि ये जेनेरिक हम लोग स्ट्रक्ट भी बना सकते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, कोई स्ट्रक्ट बनाते थे, तो वहाँ पे हम लिखते थे ना कि उसकी जो फ़ील्ड्स होंगी, वो किस टाइप की होंगी। अगर मैं इसको उठाऊँ यहाँ से, ठीक है? ये सारा हटा देता हूँ और ये डालूँ अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ। अभी तक मैं स्ट्रक्ट बनाता था तो क्या लिखता था यहाँ पे U32 ठीक है? और I32 तो हम लोग को यहाँ पे फ़ील्ड जो बनाते थे स्ट्रक्ट की, अगर मैं ये हटा दूँ यहाँ पे, ऐसे स्ट्रक्ट बनाते थे कि भाई एक मैंने एक टाइप बनाया जो कि जिसका नाम है पॉइंट जो कि स्ट्रक्ट टाइप का है। उसमें 2 फ़ील्ड होंगे, एक U32 ले रहा होगा, एक I32 ले रहा होगा। बट मेरे को एक जेनेरिक स्ट्रक्ट बनाना हो, तो उसके लिए इन्होंने कहा है ठीक है? कि आप उसके लिए भी यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखो, पॉइंट का नाम रखो जैसे फ़ंक्शन में था, फिर यहाँ पे डालो टी और फिर उसके बाद यहाँ पे आप बता दो कि जिसकी पहली फ़ील्ड होगी वो टी टाइप की होगी और वाई टाइप की होगी। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 तरह के स्ट्रक्ट एक ही अब इन्होंने
एक ही स्ट्रक्ट बनाया है, उसके 2 इंस्टेंस क्रिएट कर पा रहे हैं जो डिफरेंट टाइप को ले रहा है। पहले मेरे को अगर यहाँ पे ये टी ना लिखता तो ये फ्लोट यहाँ पे नहीं बना पाता। मैंने यहाँ पे देखो i32 टाइप की वैल्यू डाली है, यहाँ पे f32 टाइप की वैल्यू डाली है। तो आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को एक ही स्ट्रक्ट टाइप डिफाइन करके यूज़ कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट एंड ऑल। दोस्तों ये भी बहुत जेनेरिक बना दे रहा है आपको। तो ये देख रहे हैं जहाँ पर भी टाइप्स को आपको ना ऐसा कोड लिखने की ज़रूरत है जहाँ पे टाइप आपके लिए बाउंडेशन बनना है आपके कोड को जेनेरिक बनाने के लिए। उसको आपको कोड रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि टाइप डिफरेंट है। वहाँ पे जेनेरिक आपको हेल्प करता है। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है? अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है? लाइक मैंने यहाँ बना तो दिया, हाँ, अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक टाइप बनाया है, ठीक है? पॉइंट टी स्ट्रक्ट बनाया है, उसमें मैंने इंटी वैल्यू रखी है टी, दूसरी जो आएगी टी। अब क्या होगा एक्चुअली जब मैं नया स्टैक बनाने जाऊँगा, तो मैं उसमें वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, उस वैल्यूज़ के हिसाब से मैंने जब यहाँ पे 5 पुट किया, ये पुट किया, तो मैंने यहाँ 5 पुट किया तो ये देखा ये i32 टाइप की है, तो इसने t को i32 बना दिया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे अगर रस्ट एनालाइज़र स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखिएगा और तब तक मैं इसको रन भी कर देता हूँ। रस्ट एनालाइज़र को काम करना चाहिए। कार्गो रन करता हूँ, तो देखिएगा कुछ एरर आएगा। ठीक है? अब ये जो एरर आया है, कह रहा है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ इंटीजर में और आप दे रहे हो फ्लोट वैल्यू। तो भाई आप कहोगे मैंने कहाँ इंटीजर दिया? आप यही तो बोलोगे कि भाई ये तो जेनेरिक टाइप है, यहाँ पे तो इसको फ्लोट लेना चाहिए, मैंने तो इसको इंटीजर बोला नहीं। तो ये क्यों कह रहा है कि इसको एक्सपेक्टेशन क्यों है मेरे से कि मेरे को इंटीजर वैल्यू दो? कह नहीं रहा है एक्सपेक्टेशन है इंटीजर वैल्यू। तो होता क्या है दोस्तों, कि जो आपने यहाँ पे टी लिखा है ना, वो केवल एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है। अब आप स्टार्टिंग में i32 दोगे तो ये i32 मतलब ये दोनों फ़ील्ड i32 टाइप की होनी चाहिए। टी टाइप की होनी चाहिए ना, या फिर U32 तो U32 दोनों होनी चाहिए। अब जब आप स्टार्टिंग में कोई वैल्यू लिखते हो तो ये जाता है कंपेयर करता है और यहाँ पे ये सबसे पहले जब x के यहाँ पे 5 देखा, तो ये देखा i32 टाइप की वैल्यू है। तो इसने आपके इसको i32 t की जगह पे i32 से रिप्लेस कर दिया। अब जो यहाँ पे बना ये i32 t की जगह i32 रख के देख लो। तो अब उसको एक्चुअली में ऐसे दिख रहा होगा आपका। यहाँ पे i32, ठीक है? यहाँ पे i32 और यहाँ पे i32। एक्चुअल में अब उसको ऐसा दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि ये पहली वैल्यू को से कंपेयर किया, इसने देखा यहाँ पे 5 है, 5 i32 टाइप का होता है, तो वो एक्चुअल में इन्फर कर पा रहा है ऐसे आपके t को। तो दूसरी वैल्यू जो होनी चाहिए, यहाँ पे रिटर्न देखिए एरर दे रहा है कि दूसरी वैल्यू भी दूसरा t, अब t जब i32 हो गया, तो यहाँ पर भी तो दूसरी वैल्यू i32 ही होगी क्योंकि ये भी तो t टाइप की है। तो इस प्रॉब्लम को जेनेरिक कैसे बनाएँ अब? तो इसने कहा कि भाई दूसरा जेनेरिक ले लो। यू ले लिया मैंने और दूसरी वैल्यू को दूसरा जेनेरिक टाइप बना दो। तो अब इसके ऊपर से बाउंडेशन हट गई कि अगर पहली वैल्यू हमारी टी टाइप की है, तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, यू टाइप की है। अब देखो यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है और इसने सीधा-सीधा बदल दिया कि i32 और दूसरी वैल्यू यू जो होगा ये f64 टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। ठीक है? अपने आप उठा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हम जेनेरिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की दोस्तों कि जेनेरिक टाइप में यहाँ पे केवल टी ही नहीं लेना है। आप 2-3 तरीके के ले सकते हो, बट हमें कोशिश करना चाहिए जितने कम से कम हो। अगर हमारे जेनेरिक टाइप मान लो बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं पे हमें बहुत बड़ा स्टैक बनाना है, तो टी, यू बहुत लंबा होता चला जा रहा है, तो उस कोड को हमें वहाँ पे ब्रेक कर लेना चाहिए। ठीक है? छोटे कोड में तोड़ देना चाहिए। बहुत सारे जेनेरिक टाइप आके कन्फ्यूज़न भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑप्शंस में भी जेनेरिक बनाया, जैसे आपने ऑप्शन मैंने जब आपको एनएम पढ़ाया था, तो वहाँ पे देखा था ऑप्शन में आप कोई भी टाइप डाल सकते हो। तो क्योंकि वो जेनेरिक टाइप का हमारी जो स्टैंडर्ड ऑप्शन पे कोड लिखा है, वो जेनेरिक टाइप वहाँ पे यूज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने टी और ई जेनेरिक टाइप डाल रखा है। कोई वैल्यू ओके होगी तो ये वाला टाइप जाएगा, एरर में ये वाला टाइप जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, और जब हम कोई मेथड लिखते हैं, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग जेनेरिक टाइप का यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्ट्रक्ट बनाया जो कि जेनेरिक टाइप का है, तो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जेनेरिक टाइप का ही होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जेनेरिक टाइप आपके कोड में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? आप कहीं पर भी किसी भी लाइब्रेरी को पढ़ने जाएँगे, वहाँ पे सारा कोड जेनेरिक होता है और वो आपको बहुत हेल्प करता है वहाँ पे। अभी दोस्तों यहाँ पे ये बोला कि क्या कोई परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट आएगा? क्योंकि एक फंक्शन जो बहुत फास्ट अगर उसको पता होता है कौन-सा टाइप है, रन कर सकता है। अब वो जब डिसाइड करने जाएगा कि कौन-सा टाइप है, तो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा कॉस्ट लगेगा, बढ़ जाएगा ना, रन टाइम कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, रन रस्ट कंप्लीट्स दिस बाय परफॉर्मिंग मोनोमॉर्फाइजेशन। मोनोमॉर्फिज़ेशन करता है। अब मोनोमॉर्फिज़ेशन क्या है? मतलब उससे क्या होता है, आपकी रन टाइम कॉस्ट बिल्कुल नहीं पड़ती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग जेनेरिक कोड इंटो स्पेसिफिक कोड बाय फिलिंग इन द कॉन्क्रीट टाइप दैट आर यूज्ड व्हेन कंपाइल्ड। तो कह रहा है जब कंपाइल करते हैं तो वो एक्चुअली आपके जेनेरिक, आपने तो जेनेरिक लिखा है, बट वो देख लेता है कि एक्चुअली में उसमें किसमें कन्वर्ट करना होता है और वैसे ही वो कर देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसने हमारे एनालाइज़र ने क्या किया है, इसको कंपेयर करके देख लिया कि कौन से टाइप का होगा। तो ये एक्चुअली में उसको i32 और f64 बना देगा वहाँ पे, तो बहुत इसलिए यहाँ में परफॉर्मेंस कॉस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है दोस्तों, ये यही बताने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों मैंने बहुत आसान एग्ज़ाम्पल लेके बहुत अच्छे से कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश की, जेनेरिक्स क्या होते हैं। आई होप अब आपको जेनेरिक समझ में आ गया होगा।
अब आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत ईज़ी त चीज़ थी, जेनेरिक के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ईज़ी था, बहुत ईज़ी होता है। कन्फ्यूज़न ये होती है जब आपके ना आप जब कोड लिखने जाओगे, आपके स्टैक में बहुत सारे ऐसे जेनेरिक टाइप लिखेंगे और ऐसे हो रहे होंगे, तो आपके दिमाग को थोड़ा-सा मैनेज करने के लिए इसको समझने में स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है। इसलिए इस पे आप काफ़ी सारा कोड लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों जब आप मैंने बोला ना कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा जेनेरिक देखेंगे एक्स1, वाई1 डिफरेंट नाम के, आपके दिमाग को बहुत कन्फ्यूज़ करता है तो आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ईज़ी है। मेन है कि वो थोड़ा-सा लेंथी, थोड़ा-सा बर्डन लगने लगता है उसको यूज़ करने में, बट आपके कोड को कितना यूनिक भी तो बनाता है। आप जब लाइब्रेरी से डील करते हो तो आपको ये कोड ऐसे दिखता है घिच-पिच सा, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। बट आप इसके साथ कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसके साथ यूज़्ड टू हो जाओगे, तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में आके ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको कुछ हेल्प हुई भी हु कि नहीं हुई। आपके कमेंट से मेरी हेल्प होती है दोस्तों। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी रस्ट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मैंने काफ़ी कुछ डाल दी हैं और भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैं कराने वाला हूँ दोस्तों, सिंपल से लेके एडवांस और उसके बाद मैं ब्लॉकचेन पे काफ़ी अच्छी टिप्स आपके लिए लाता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके फ्यूचर प्रूफ बन सकते हो कि आपके करियर में ऐसी मैं टेक्नोलॉजिकल पढ़ा रहा हूँ, जो रस्ट है, वो फ्यूचर की लैंग्वेज है, फ्यूचर में बहुत यूज़ होने वाली है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, एआई के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ है, जो आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ बना देंगी। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।